हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th के सिविक्स का 10 चैप्टर, जिसका नाम है कानून और सामाजिक न्याय। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी क्लासेस के कोई से भी कोर्सेज को, चाहे वो इग्नू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, एनसीईआरटी हो, सीटेट हो, पीजीटी हो, यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, कोई से भी कोर्सेज को जॉन अकेडमी की ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स। तो जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहां आपको कोई से भी कोर्सेज जो आप चाहते हैं वो मिल जाएंगे। सिर्फ आपको सर्च फॉर अ कोर्स पे टाइप करना होगा जो आपको कोर्स चाहिए। अगर जो कोर्स नहीं मिलते आप हमें मैसेज इसमें कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कानून और सामाजिक न्याय। हम इनमें मेन टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं। जैसा कि ये निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मज़दूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मज़दूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैरकानूनी या गलत है। मज़दूरों को मेहनताना कम मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई मजदूर काम के लिए जाता है तो उसको उसके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। अभी सपोज करो कि किसी मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये है, तो कोई से भी कंपनी, ठेकेदार या कारोबारी लोगों को मजदूर को 350 रुपये देने ही होंगे, उससे वो कम नहीं दे सकते हैं। तो उसको ही न्यूनतम मजदूरी कहा जाता है या न्यूनतम मेहनताना कहा जाता है एक दिन का। ऐसे ही सरकार ने और भी कदम उठाए हैं, जैसे कि जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, कि जैसे कि मजदूरों के लिए बना दिया कि न्यूनतम वेतन का कानून, उसी तरीके से बाजार में उत्पादकों, जो वस्तु को उत्पादित करता है, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो। इस तरीके से कानूनों का संचालन किया जा रहा है, जो भी इनके बीच में संबंध है, कि किसी का भी इसके बीच में शोषण ना हो। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अपना। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधि, एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके, ताकि सामाजिक न्याय एक सुनिश्चित हो जाए, तय हो जाए। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ ही लिया था कि मौलिक अधिकारों के बारे में, तो उसमें इसका जन्म हो चुका है कि सामाजिक न्याय कैसे किया जाएगा। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को एक तो बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, और साथ ही साथ उसका शोषण भी नहीं किया जा सकता है। आपने मौलिक अधिकार में जरूर पढ़ा होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में या खदान में
अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करने दिया जा सकता है ना। वो अगर आपको दिखता है कोई ढाबे में काम करता हुआ या किसी दुकान में, अगर उसकी उम्र 14 साल या उससे कम है तो वो एक इलीगल काम है, ये गैर कानूनी काम होता है। इसमें मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन कर रखा है। इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो है भोपाल गैस त्रासदी की। ये आप जानते भी होंगे, आपने सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी जो कि भोपाल में हुई थी। इसमें हम पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। तो कौन सी कंपनी आई भोपाल के अंदर? यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी आ गई जिसमें क्या बनाया जाता था? कीटनाशक बनाए जाते थे जिससे कीट जो होते हैं उनको मारा जा सकता है। तो 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इस संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि मिक, इसे शॉर्ट फॉर्म में मिक कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी, यानी कि वहाँ से निकलने लगी, लीक होने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। तो क्या हुआ 24 साल पहले या 1984 तक में, कितने साल हो रहे हैं अब तक में आप देख सकते हैं। तो उतने साल पहले एक कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी अमेरिका की, जो कि 1984 में भोपाल में आई थी। उसने काम स्टार्ट किया कीटनाशक बनाने का। और 2 दिसंबर 1984 की रात में 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इस संयंत्र से कौन सी गैस निकलने लग गई? मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस निकलने लगी, जो कि बहुत ही जहरीली गैस थी। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान ने बताया, तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। तो उनकी एक ये एक्सपीरियंस है जब वो वहाँ थी, अजीज़ा सुल्तान। तीन दिन के अंदर अंदर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए और लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो गए। सामूहिक अंतिम संस्कार। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। ऐसे मतलब गैस की वजह से इस तरीके से की प्रॉब्लम हुई उनको, जो अभी भी जारी है। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड, जैसा कि आपको पता है अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। 2 दिसंबर में तो हुई थी ये जो घटना है, पर इससे पहले भी वो लीकेज हो चुकी थी, पर फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे घायल हुए थे, पर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। मतलब
कोई बड़ा इशू उसमें हुआ नहीं था। इससे पहले भी ये घटना हो चुकी थी ऐसी। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन दिखाया गया है। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, यानी कि अमेरिका की कंपनी ही दोषी है। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने क्या करा, यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा। इनके मेन पॉइंट्स को आपको लिख लेने हैं। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा। 1985 में कितने अरब डॉलर का मुआवजा मांगा? $3 अरब का। लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। फिर उन्होंने बोला 47 करोड़ का मुआवजे उनसे लिया गया, गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना ही लिया। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। फिर लोगों ने क्या करा, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। गैस राहत से बातचीत करते गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित, यहाँ पर हो रही है बातचीत। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है। अब ये संयंत्र जो है डाओ केमिकल नामक कंपनी है, उसके कब्जे में। ये भी आपको लिखने रहे हैं कि जो कंपनी किसके अंडर में आ गई, डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में आ गई है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द बिखरे पड़े रसायन के ये बोरे हैं। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधा और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। तो ये बात आपने पढ़ ली है इनके बारे में। ऐसा क्यों हुआ, एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। आप ये भी सोच सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका में क्यों नहीं खोला, भारत में क्यों खोला। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि विदेशी कंपनी, वैसे भी ऐसा ही होता है कि हमारे देश के अंदर जो मजदूर है कम कीमत पे मिल जाते हैं, तो विदेशी कंपनियों ने अपने यहाँ पर हमारे भारत के अंदर या किसी भी उनसे गरीब देश, यानी कि अमेरिका अपने से गरीब देश में अपने कारखाने या कंपनियां खोलती है। यहाँ खोलना पसंद इसलिए करते हैं, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। और यहाँ देख ही लेते हैं, विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण ये यहाँ का सस्ता श्रम है, यानी कि मजदूर को पैसे कम देने पड़ते हैं। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत के मजदूरों को कम पैसा देना पड़ता है, और अपने ही देश के यानी कि अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका के लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा मजदूरों को वहाँ के। भारत में ना केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, भारत के लोगों को तो कम कीमत पर काम करवा लें, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। और ना तो यहाँ के लोगों को आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ, और साथ ही साथ इनको रहने के लिए भी कुछ नहीं देते, मतलब घर भर वहाँ मिलता है अमेरिका के अंदर। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। यही कारण है कि वो अपने कम लागत पर ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं कंपनियाँ भारत जैसे देश के अंदर। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी थी। 12
मजदूरों के जगह पर 6 मजदूर काम करने लग गए थे दल, और 6 महीने से जो ट्रेनिंग दी जाती थी 6 महीने की, उनको 15 दिन ही ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उनका काम बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा चले। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूरों का पद ही खत्म कर दिया गया था ताकि यही लोग काम करते रहें और ज़्यादा मुनाफा कमाती रहे कंपनी। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे पड़े। इसमें देखो आप, पश्चिमी वर्जीनिया जो कि अमेरिका में कंप्यूटरकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस की रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में तो क्या था, पश्चिमी वर्जीनिया में, कि कंप्यूटर से पता चल जाता था कि इस से कोई खतरा पैदा होने वाला है या हो रहा है, पर इंडिया में तो ऐसा था नहीं। भोपाल के अंदर अंदाज़ा लगा के पता चलता था। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी कि अगर खतरा हो रहा है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाओ, पर भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तब भी इन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित करी। दूसरा, मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि कम वेतन पर असुरक्षित स्थिति में भी लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं, और साथ ही साथ वो मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों और कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज़ आती रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सही सा कानून नहीं बनाया जाता इनके लिए। और जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंदर जीवन का अधिकार दे रखा है। फिर भी यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी, जबकि हमें मौलिक अधिकार में हमारे जीवन का अधिकार हमें मिला हुआ है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। जैसा कि पता है हमें, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें वही लिखा है। तो पहले 1984 से पहले लोग पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ मान लेते थे, तो अब पॉल्यूशन भी कर देते थे पर्यावरण में, उनको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता था। आज के समय में अगर आप बाइक भी चलाओगे या कोई कार चलाओगे तब भी आपको पॉल्यूशन के पैसे आपको देने पड़ते हैं, पॉल्यूशन भरना पड़ता है। पर 1984 से पहले ऐसा कुछ कानून नहीं बना हुआ था, 1984 के बाद ही ऐसा कानून बनने लग गया। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ कंपनी को ली, प्रदूषण करा, और ना ही उनको फिर पैसा देना पड़ा प्रदूषित करने का हमारे पर्यावरण को। अमेरिका में अगर ये कंपनी अमेरिका में होती तो जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। ये बात बहुत मेन है, इसको आपको लिख लेना है। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जैसे कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में हुआ था। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, प्रदूषण मुक्त हवा भी मिलनी चाहिए और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रिया तय करे। यानी कि नदियों को साफ रखना भी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नदियों को साफ रखे, हमारे पर्यावरण को साफ रखे। किसके अनुच्छेद 21 के तहत, जो कि सुभाष बनाम बिहार राज्य में ऐड किया गया था। अनुच्छेद 21 तो मौलिक अधिकार पहले से ही है, पर जो ये बात है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी अधिकार भी शामिल है, ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य से ही सामने आया, और भी ज़्यादा।
तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं अब, और एग्ज़ाम में जो भी आएगा इसी में से आएगा, आपको अपने रजिस्टर में लिख लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।